आज की डेट में इलॉन मस्क ना डोनाल्ड ट्रंप से डरता है और ना ही सैम ऑल्टमैन से, बल्कि वो उस इंडियन बंदे से डरता है जिसके करियर को इलॉन मस्क 4 साल पहले खुद अपने हाथों से खत्म कर चुका था। ट्विटर के मालिक बनते ही एक्शन में एलन मस्क नजर आए। सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने बाहर कर दिया है। दिन ट्विटर के दफ्तर में पहुंचते हैं, सबसे पहले छुट्टी करते हैं पराग अग्रवाल की जो सीईओ हैं। एलोन मस्क के पहले ही दिन दफ्तर पहुंचने के बाद मारकाट मच गई। सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सहगल, लीगल और पॉलिसी हेड विजय गड्डे से फौरन बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कह दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पराग अग्रवाल की। इलॉन मस्क ने जब ट्विटर अक्वायर किया था तब पहले ही दिन बिना किसी नोटिस के उस समय के सीईओ पराग अग्रवाल को ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बाहर निकाल दिया था। ये ह्यूमिलिएशन इतना बड़ा था कि सबको लगा कि अब पराग का करियर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और बात सही भी थी। सोचिए, एक आदमी जिसने इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनते ही ग्लोबल रिकॉग्निशन तो पाई, लेकिन अचानक से उसकी रेपुटेशन, पैसा, पोजीशन सब एक झटके में छिन गया। पराग लिटरली अपने करियर के डेड एंड पर खड़ा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सेटबैक के पीछे एक कमबैक होता है, और यही आज पराग अग्रवाल के साथ हो रहा है। 3 साल के बाद वही पराग आज मस्क को उन्हीं के टर्फ पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी पे चैलेंज करने लौटे हैं। पराग अग्रवाल ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अमेरिका में एक नया एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है और सिर्फ 1 साल में ही 263 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जुटा ली। You were at Twitter for 11 years, left in late 2022, and there was just a little bit, publicity around that. Starting Parallel and raised your seed round in 2024, and so the company's still less than 18 months old, and you've been pretty quietly building in stealth up until now. Is that right? That's right, and you know about our seed round because you were with us through that journey. We've been building away. In fact, उनकी स्टार्टअप कंपनी ऑलरेडी दुनिया की टॉप एआई कंपनी को टेक्नोलॉजी में पछाड़ चुकी है। चाहे वो सैम ऑल्टमैन की चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, परप्लेक्सिटी हो, या फिर इलॉन मस्क का ग्रॉक। आज ये स्टार्टअप अपने लॉन्च के साल के अंदर ही ऑलरेडी 450 मिलियन वैल्यूएशन को अचीव कर चुकी है, और जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट मिलियंस में पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे पराग ने करियर के बॉटम से उठकर इतना दमदार कमबैक किया, और आज क्यों इलॉन मस्क इसी कमबैक से सबसे ज्यादा डरा हुआ है। आइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंत तक। देखिए, ये समझने से पहले कि कैसे पराग अग्रवाल ने इलॉन मस्क से बदला लिया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे इलॉन मस्क ने पराग अग्रवाल के करियर को ही खत्म कर दिया था। और इसके लिए ना हमें थोड़ा सा स्टोरी में पीछे जाना पड़ेगा। बात ना 2006 की है। जैक डॉर्सी नाम का एक बंदा था जो ऑडियो कंपनी में काम करता था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप बना डाली जिसका नाम था ट्विटर। इस एप्लीकेशन का मेन मोटिव था कि आप कम शब्दों में अपने थॉट्स को दुनिया के सामने शेयर कर सकें। 2007 के साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल के अंदर ना ट्विटर को शोकेस किया गया था, जहां पर जो लोग मौजूद थे ना, उन्होंने एक दूसरे के अपडेट्स देने के लिए ट्विटर का यूज शुरू कर दिया, और वहीं से ये ऐप वायरल हो गई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ऐप काफी पॉपुलर होने लगी। पर ट्विटर का सबसे बड़ा बूम तब आया जब 2009 में हडसन रिवर प्लेन क्रैश हुआ और उसका सबसे पहला फोटो एक आम आदमी ने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। यह चीज दुनिया भर के अंदर हेडलाइन बन गई और ट्विटर को इंस्टेंट न्यूज प्लेटफॉर्म का टैग मिल गया। बस फिर क्या था, बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स जैसे कि CNN, BBC, इन्होंने भी ट्विटर को ब्रेकिंग न्यूज के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया आउटलेट्स भी ट्विटर को ज्वाइन करने लगे और ये प्लेटफॉर्म एक रियल टाइम न्यूज और डिस्कशन प्लेटफॉर्म बन गया। बहुत ही कम समय में ना ट्विटर दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन गया था। इनफैक्ट अरब स्प्रिंग जैसे कितने ही प्रोटेस्ट के अंदर ट्विटर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। Remember the 2011 Arab Spring protests? Twitter and Facebook played an outsized role in these protests. It served that function of immediacy. Someone on Twitter that has over 5,000 followers, the regime now considers that person someone who can influence. लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। इस पे सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि ट्विटर लेफ्ट विंग के प्रति बहुत ज्यादा बायस था, और इसी कारण से ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रो नाजी और एंटी सेमिटिज्म काफी नॉर्मलाइज हो गई थी। बेसिकली ट्विटर के ऊपर ना एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का एजेंडा काफी पुश किया जाता था और उसके खिलाफ बात करने वालों को दबा दिया जाता
जाता था। और इस बात को ना ट्विटर के ओनर्स तक ने मान लिया था कि वो लेफ्ट लीनिंग है। ये प्लेटफॉर्म ना उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में था। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये बात प्रूव होती है। चाहे वो हंटर बाइडेन का केस हो, जिसे ट्विटर ने पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि हंटर बाइडेन के लैपटॉप से उसके ड्रग यूज, सेक्स वीडियोस और न्यूड फोटोग्राफ्स जो थे वो लीक हो गए थे। इसके अलावा ट्विटर ने ना हेट स्पीच का रीजन देते हुए ट्रंप का अकाउंट ही बैन करवा दिया था। इतना ही नहीं, उस समय ट्विटर पर एंटी इंडिया रेसिज्म भी काफी नॉर्मलाइज हो गया था। हो भी क्यों ना, जब खुद ट्विटर का उस समय का फाउंडर जैक डॉर्सी स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की नाम का प्लेकार्ड लेकर घूमता था। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब नाम का ना एक ग्रुप है जिसने ट्विटर को 40,000 प्रो हिंदू पेजेस को बैन करने की लिस्ट दी थी। एंड गेस व्हाट, ट्विटर ने इसको मान भी लिया था। आप आयरनी देखिए, प्रो हिंदुत्व अकाउंट्स जो थे वो सस्पेंड किए जा रहे थे, जबकि तालिबान का ऑफिशियल अकाउंट एक्टिव था। और इन्हीं सब रीजन से ना देखते ही देखते ट्विटर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिरती जा रही थी। इसी दौरान नवंबर 2021 में जैक डॉर्सी ने सीईओ की पोस्ट छोड़ दी और उन्होंने 37 साल के एक इंडियन पराग अग्रवाल को नया सक्सेसर अनाउंस कर दिया। ये वही पराग अग्रवाल है जिनका जन्म अजमेर में हुआ था और जिन्होंने 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया था और जिनकी भविष्य में इलॉन मस्क से ठनने वाली थी। अब देखिए, पराग अग्रवाल के ना सीईओ बनते ही लोगों को लगा कि भाई ट्विटर में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होने लग जाएगी और स्पेशली एंटी इंडिया जो कंटेंट है ना, जो सेंटिमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पराग अग्रवाल को ना ट्विटर का सीईओ बने अभी कुछ महीने ही हुए थे और इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर करने का फैसला कर लिया। इलॉन मस्क की साइकोलॉजी हमेशा से ये रही है कि वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी बनना चाहते थे। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी, इन जैसे वेंचर्स ने उन्हें दुनिया के रिचेस्ट और सबसे फेमस बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन अभी भी उनको ये पता था कि उन्हें वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन बनना है, तो उन्हें नैरेटिव को कंट्रोल करना होगा। पूरा का पूरा नैरेटिव उनके अंडर होना चाहिए और ट्विटर से बढ़िया नैरेटिव बिल्डिंग प्लेटफॉर्म आखिर कौन सा हो सकता था। इसी कारण इलॉन मस्क ने ट्विटर की जो लेफ्ट लीनिंग बायसेस थी ना, उसको ओपनली एक्सपोज करना शुरू कर दिया और कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए उनका ट्विटर एक्वायर करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बाकायदा उन्होंने ट्विटर फाइल्स नाम का एक कैंपेन चलाया और उसमें जम के ट्विटर को एक्सपोज किया गया। Robbie, what's on your radar? Well, Elon Musk has been busy releasing more Twitter files, shining a light on politically motivated suppression of speech on the platform, all in the name of fighting so-called misinformation. That's why the suppression happened. Let's dive in. The first bombshell Twitter files. And communications. Matt Taibbi is one of them. They have a whole universe of stuff that they can do to any single account. They can dial it all the way down to you cannot be searched, all the way up to your account will not trend, only people who follow you can see you, even people who follow you won't see you. On Hunter's computer as Russian disinformation. That's despite the fact that the FBI had possession of the computer and knew the story was true. The Twitter files also show federal agencies devoting extensive time and personnel on the taxpayer dime to manage the public message and silence dissenters. इसी कारण 2022 की शुरुआत में उन्होंने क्वाइटली ट्विटर के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया था। अगले 3 महीनों में इनका जो स्टेक था वो 5% तक क्रॉस हो चुका था और अप्रैल 2022 आते आते इलॉन मस्क ने ट्विटर का 9.2% स्टेक अपने नाम कर लिया था। जहां वो एक तरफ ट्विटर के स्टेक को तेजी से खरीद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो ये नैरेटिव भी बना रहे थे कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच को केवल इलॉन मस्क ही बचा सकते हैं। ट्विटर में जो भी बायसेस हैं उनको इलॉन मस्क ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में इलॉन मस्क भले ही ट्विटर के करंट सिस्टम से नफरत करते थे और उसे खरीदना चाहते थे, पर इलॉन की ना पराग अग्रवाल के साथ शुरुआत में बहुत बढ़िया बनती थी। इनफैक्ट मार्च 2022 में मस्क ने ट्विटर में जब इंटरेस्ट दिखाया था और उसके शेयर्स को खरीदना शुरू किया था, तब पराग ने खुद मस्क को मैसेज किया और ये कहा कि वो उनसे मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटेड है। उधर से मस्क ने भी पॉजिटिव रिप्लाई दिया और दोनों उसी रात को 8 बजे सैन होजे में डिनर के लिए मिलते हैं। ये डिनर इतना बढ़िया था कि इलॉन ने अनाउंस कर दिया कि अब वो ना ट्विटर के बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। इस मीटिंग के बाद जैक डॉर्सी और मस्क, इन दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें दोनों अग्री करते हैं कि पराग एक इनक्रेडिबल इंजीनियर हैं, लेकिन ट्विटर का जो बोर्ड है ना वो काफ़ी टेरेबल है। जिस पे पराग ने ये कहा कि भाई साहब, आप ना मुझे सीईओ मत समझो, मुझे आप इंजीनियर ही समझो। लेकिन दोनों के बीच ये जो गुडविल वाला जो रिश्ता था ना, ये बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। और इसका रीज़न बताइए क्या था? इलॉन उस समय ट्विटर के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल के बैठे हुए थे। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर ना जल्दी ही मरने वाला है,
क्योंकि इसमें लोग कम हैं, बॉट ज़्यादा हैं। ये देखकर पराग नाराज हो गए। उन्होंने मस्क को मैसेज किया कि उन्हें ट्वीट करने की आज़ादी तो है, लेकिन ना बिना कुछ सोचे समझे जाने परखे कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग स्टेटमेंट ना दें। उन्होंने मस्क को पूरा बॉट सिस्टम समझाया और कहा कि आगे से सोच समझकर स्टेटमेंट दिया करें, नहीं तो ना दिक्कत हो सकती है। अब ये जो नसीहत थी ये इलॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने पराग को रिप्लाई दिया। रिप्लाई में उन्होंने एक पूप की इमोजी बनाई और भेज दी। और इसके बाद मस्क की एक स्टेटमेंट आई कि अब वो ट्विटर को जल्दी ही खरीदने वाले हैं। असल में बताया ये जाता है कि इलॉन मस्क जो है ना वो एक नार्सिसिस्ट स्वभाव के आदमी है। वो ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा उन्हें बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पराग का इस तरीके से समझाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मस्क का ईगो पूरी तरीके से हर्ट हो चुका था। अब उन्होंने ठान लिया था कि भाई ट्विटर को तो खरीदना है ही, ठीक है, लेकिन पराग के करियर को भी खत्म करना है। और यहीं से इलॉन मस्क को पराग के प्रति पर्सनल ग्रजेस शुरू हो गए थे। जैक डॉर्सी ने बहुत ट्राई किया कि इन दोनों के जो बीच के रिश्ते हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाएं, पर इलॉन मस्क का नार्सिसिज्म उन्हें ये अलाउ ही नहीं कर रहा था। इसके बावजूद पराग अग्रवाल इलॉन मस्क को ना बोर्ड मीटिंग में सीट ऑफर किया करते थे, लेकिन मस्क इसे बकवास कहकर रिजेक्ट कर दिया करते थे। इलॉन के लिए वेस्ट ऑफ टाइम था कि वो पराग से रिश्ते सुधारें और उन्हें अब ट्विटर पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। ये क्लियर सिग्नल था कि इलॉन मस्क ट्विटर का टेक ओवर करके ही मानने वाले थे। सिर्फ 3 दिन बाद 14 अप्रैल को मस्क ने पूरी कंपनी खरीदने का एक ऑफर दे दिया, $43 बिलियन, $43 बिलियन। और ये ना एक बहुत बड़ी रकम थी। अपनी डील को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कहा चलो $1 बिलियन और बढ़ाता हूं। इसके बाद ना ठीक 10 दिन के अंदर अंदर ट्विटर बोर्ड ने इलॉन मस्क का ये जो ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया था। फिर क्या 27 अक्टूबर 2022 इस दिन को मस्क ऑफिशियली ट्विटर के नए ओनर बन जाते हैं और ट्वीट किया कि उन्होंने ट्विटर को अब आज़ाद कर दिया है। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया ना, उन्होंने ऑफिस में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टाइम पीरियड के नौकरी से तुरंत निकाल दिया। साफ दिख रहा था कि इलॉन मस्क की मानो पराग अग्रवाल से कुछ पर्सनल दुश्मनी थी। वॉल्टर इसाक्सन इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ना इलॉन मस्क पहले ही मीटिंग से पराग अग्रवाल को पसंद नहीं करते थे। रीजन पता है क्या है? पहला रीजन ये था कि पराग अग्रवाल ने एक मीटिंग के अंदर इलॉन मस्क को रिप्लाई दे दिया था, और दूसरा रीजन ये था कि पराग अग्रवाल बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे और ऑफिस में सब उन्हें पसंद करते थे, और ये बात इलॉन मस्क को बर्दाश्त नहीं थी कि उनके रहते हुए लोग किसी और को ज्यादा पसंद करें। और इसीलिए इलॉन मस्क ने मेक श्योर किया कि पराग को बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करके ऑफिस से निकाला जाए। यानी पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने अभी ढंग से 1 साल भी नहीं हुआ होगा, और उनकी हालत ये कर दी गई कि उन्हें ऑफिस में घुसने से पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और भाई साहब, ये हालत सिर्फ पराग की नहीं की गई थी, बल्कि उनके जितने भी टीम मेंबर्स थे ना, जो पराग के अच्छे दोस्त थे, उन्हें भी इलॉन मस्क ने उसी दिन नौकरी से निकाल दिया था। चाहे वो पराग अग्रवाल खुद हों, सीएफओ नेट सीगल हों, लीगल हेड विजय गड्डे हों, या फिर जनरल काउंसिल सीन एजेट हों, इन सभी को सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू ऑफिस से बाहर एक तरीके से फेंक दिया गया था। यह सब किसी पब्लिक ह्यूमिलिएशन से कम नहीं था, और एक सिंबॉलिक स्टेप था जिसमें मस्क ने यह बता दिया था कि ट्विटर का नया मालिक अब इलॉन मस्क है। और यहाँ पर सिर्फ निकालना दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब इलॉन मस्क जो है ना, वो पराग अग्रवाल के पैसे भी हड़पने वाला था। बेसिकली ट्विटर के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ना, अगर किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को बिना मिसकंडक्ट के फायर कर दिया जाता है तो उन्हें $multi-million देने पड़ते हैं। सिर्फ पराग अग्रवाल का जो पे आउट था ना, वो लगभग $50 मिलियन का था, और सभी एग्जीक्यूटिव्स को मिलाकर $128 मिलियन से ज्यादा बनता था। लेकिन मस्क ने सीधा मना कर दिया। इलॉन मस्क ने सीधा सीधा कहा कि इन लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं, इसीलिए इन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये डिसीजन क्लियरली एक पर्सनल ग्रज था, क्योंकि कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ जो था वो पब्लिकली सामने नहीं आया था कि पराग और उसकी टीम ने ये पर्टिकुलर मिसकंडक्ट किया है, जिसके बेसिस पर उनके पैसे नहीं चुकाए जा रहे हैं। इसके बाद पराग अग्रवाल ने कोर्ट में इलॉन मस्क के खिलाफ केस कर दिया। यानी एक्स सीईओ होने के बावजूद पराग को कोर्ट में मस्क से अपने ड्यूज के लिए लड़ना पड़ रहा था, जो आज तक चल रहा है। और इस ह्यूमिलिएशन और फाइनेंशियल लॉस के बाद ऐसा लग रहा था कि पराग अग्रवाल का पूरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। और ये बात सही भी थी। जो आदमी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बने कुछ महीने ही हुए थे, अचानक से उसका रेपुटेशन, पैसा, पोजीशन सब एक झटके में छीन लिया गया था। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि हर सेटबैक के पीछे एक कमबैक होता है, और यही हुआ पराग अग्रवाल के साथ। देखिए, ट्विटर से निकाले जाने के बाद पराग लिटरली करियर के डेड एंड पे खड़े हुए थे। कुछ साल पराग बिल्कुल अंडरग्राउंड हो चुके थे। ना इंटरव्यू,
ना कोई पब्लिक स्टेटमेंट। सबको लग रहा था कि शायद उनका करियर अब खत्म हो चुका है। अंदर ही अंदर पराग एक नया रास्ता बना रहे थे। वो जानते थे कि अगर वापस से इलॉन से बदला लेना है तो उन्हें ना इलॉन को इलॉन के टर्फ पे हराना होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इलॉन एआई में ना पिछले कुछ सालों से इंटरेस्ट ले रहे थे। बाकायदा उन्होंने अपनी एआई कंपनी ग्रॉक भी लॉन्च कर दी थी, पर अब पराग ने टक्कर देने के लिए ना पैरेलल नाम की उससे भी एडवांस्ड एआई लॉन्च कर दी है। It's good to see you back in the world of technology, at least publicly back in the world of technology. You know, I was reading about parallel web systems, the idea that the customer is the AI agent, and पैरेलल ने बेसिकली ऐसा एआई मॉडल बनाया है जो एआई एजेंट्स यूज किया करेंगे। यानी एआई खुद वेब से इंफॉर्मेशन उठाएगी, उसको प्रोसेस करेगी और खुद ही उसे ऑर्गेनाइज भी करेगी। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है ना, उसकी कोई नीड नहीं है। इस स्टार्टअप के लिए पराग ने गूगल, स्ट्राइप और एयरबीएनबी इन जैसी कंपनी से इंजीनियर्स लेके एक डेडिकेटेड टीम बनाई। स्टार्टअप ने सीधा $30 मिलियन रेज किए टॉप सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स से। There is actually some news that we're breaking here, right? Which is that you've raised around $30 million for Parallel. You know, that's a lot out the gate. प्रॉब्लम ये थी कि आज के जो बड़े एआई मॉडल्स हैं ना, उसमें बहुत इश्यूज हैं। GPT-5 फ्रेश डेटा फेच करने में 59% केसेस में फेल हो जाता है। गूगल का जेमिनी वो फैक्ट्स को हेलुसिनेट करता है। क्लाउड ऐसे सोर्सेज बना देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कंपनीज बिलियंस का नुकसान उठा रही हैं इसके चक्कर में। सुंदर पिचाई खुद कहते हैं कि इस सब को रेक्टिफाई करना ना उनके लिए अब सबसे बड़ा टास्क बन चुका है। On all of your demo slides and all of OpenAI's demo slides, there's a disclaimer that says, check this info. And to me, it's ready when you don't need that anymore. You're getting at a deeper point where hallucination is still an unsolved problem. LLMs aren't necessarily the best approach to always get at factuality. I think the reason you're seeing those disclaimers is because of the inherent nature, right? There are still times it's going to get it wrong. Yeah. पराग ने पैरेलल एआई के रूप में ना इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। और मजेदार बात पता है आपको क्या है? इस एआई ने ऑलरेडी कई एआई को टेक्नोलॉजी में ना बहुत पीछे छोड़ दिया है। पैरेलल की जो एक्यूरेसी है ना, वो 58% रिकॉर्ड हुई है। कंपैरिजन के लिए ओपन एआई का जो सबसे एडवांस मॉडल है चैट GPT-5, उसकी जो एक्यूरेसी है वो मात्र 41% है। बस 41%। गूगल की एक्यूरेसी 23% है और क्लाउड की वो तो 7% पे ही है। और इलॉन मस्क का ग्रॉक वो तो इसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकता। आज ये स्टार्टअप अपने लॉन्च के मात्र 1 साल के अंदर ही ऑलरेडी 450 मिलियन वैल्यूएशन अचीव कर चुकी है और रेवेन्यू डबल डिजिट मिलियन में पहुंच चुका है। इतने से शॉर्ट टाइम में पैरेलल ना एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप से एक सीरियस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन चुकी है। जहां मस्क ने पराग का करियर खत्म करने की कोशिश की, वहीं पराग अपने कमबैक से मस्क को उन्हीं के खुद के टर्फ के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो उन्होंने मस्क को तकरीबन डिफीट कर भी दिया है। आज हालत यह है कि उल्टा इलॉन का जो रेपुटेशन है वो डाउनफॉल की ओर जा चुका है। जो इलॉन मस्क 2019 तक कल्ट हीरो बन चुके थे, आज 2025 तक मस्क की न जाने कितनी ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे उनकी इमेज पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। Musk has also courted controversy. An experiment in both governance and billionaire power grabs is ending. And it's kind of different than what we might have thought when it began. He was greatly disliked by the American public. He became political kryptonite. I am not the evil, I just misunderstood. आज इलॉन मस्क की इमेज एक हिपोक्रेट और एक नार्सिसिस्टिक फिगर के रूप में हो चुकी है। आज उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। 2025 के दूसरे क्वार्टर में टेस्ला का रेवेन्यू लगभग 12% गिर चुका है, जो पिछले 10 सालों में ना सबसे बड़ा गिराव है। इसका असर ये हुआ कि मस्क की जो वेल्थ है वो एक ही दिन में $12 बिलियन कम हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में ही उनकी जो नेट वर्थ थी वो करीब $80 बिलियन से कम हो गई थी। यानी अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द ही उनसे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का जो टाइटल है ना वो भी छिन जाएगा। ऊपर से आज उनके खुद के पॉलिटिकल मास्टर्स जैसे ट्रम्प उन्हें डिस्टेंस करना शुरू कर चुके हैं। आज रिजल्ट ये हो चुका है कि मस्क की जो केयरफुली क्यूरेटेड आयरन मैन वाली इमेज थी वो कोलैप्स हो चुकी है। पर पराग अग्रवाल, उनका स्टार्टअप तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भले ही इलॉन मस्क ने पराग को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पराग खत्म नहीं हुए। उल्टा आज मस्क खुद बुरा टाइम देख रहे हैं। एंड दिस इज वाई
पराग अग्रवाल ने जो किया वो एक पॉजिटिव रिवेंज स्टोरी तो है ही, इट ऑल्सो टेल्स अस कि जब आपको कोई नीचा दिखाए, ह्यूमिलिएट करे, तो आपको उसको जवाब देना कैसे है। तो आपको कैसा लगा पराग का जवाब? कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन सब दिया गया है। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।